हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर, जहां आज हम बात करेंगे टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हम बात करेंगे अजंता की गुफा के बारे में। दोस्तों, अजंता की गुफा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। दोस्तों, ये हमारा अजंता की गुफा से संबंधित सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अजंता का नामकरण कैसे पड़ा? तो दोस्तों, अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजिताजय नामक एक स्थान का संदर्भ है। दोस्तों, गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। इसी नाम के आधार पर ही वर्तमान में अजंता व्यवहार में आने लगा और हिंदी उच्चारण में इसे अजंता पुकारा जाने लगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम है, तो दोस्तों जिसका नाम है महामयूरी। और दोस्तों, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर पर नामक ग्राम है। तो दोस्तों कौन सा ग्राम है? तो ये अजिष्ठा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अजंता का संदर्भ एक और रूप में भी है। यो मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को क्या कहा जाता है? दोस्तों आजित कहा जाता है। अतः बुद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का अजंता नाम उचित रहता है। दोस्तों हम अजंता की गुफा की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं फरदापुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर हैं। यह ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है और मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दोस्तों जो बस द्वारा पूरी की जाती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अजंता के पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों 30 गुफा मंदिर बनाए गए हैं पहाड़ियों को काटकर। और दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है क्या? यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 101 किलोमीटर दूर है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं हरे श्रृंगार से आच्छादित मनोरम नीरव एकाकी घाटी से स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंडों में गिरती हुई बघौरा नदी पहाड़ियों को काटती व उसके पैरों में सांप से लौटती हुई कमान की तरह मुड़ गई। इस नदी के घुमाव से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है। इसके बाईं या उत्तर की ओर से एक मोड़ पर लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी खड़ी है और इसी पहाड़ी में एक अर्धचंद्राकार पंक्ति में ये गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी अजंता गुफा है उसका आकार कैसा है? तो दोस्तों उसका आकार अर्धचंद्राकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी शांत और नीरवता के वातावरण को देखकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी कला साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त समझा होगा। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियां, स्तंभ तथा द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। दोस्तों इस प्रकार अजंता की ये गुफाएं
वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। तो दोस्तों ये किसका उत्तम संगम है? तो दोस्तों ये वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला का उत्तम संगम है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। चीनी बौद्ध यात्री युआग्ड च्वाग्ड ने भी अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरि भूरि प्रशंसा की है। इसी प्रकार फाहियान ने सन 398 ईस्वी में इन कला मंदिरों का उल्लेख किया है। सम्राट हर्ष के समय बाणभट्ट ने भी गुफा चित्रों का जो वर्णन किया है वह भी अजंता के ही समान है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी बौद्ध यात्री युआग्ड च्वाग्ड ने अपनी किस पुस्तक में अजंता की कलाओं की प्रशंसा की है? तो दोस्तों देखिए ट्रैवल इन इंडिया में। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फाहियान ने सन में कला मंदिर का उल्लेख किया, तो किस सन में किया? सन 398 ईस्वी में। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अजंता की खोज एवं जीर्णोद्धार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लॉरेंस बिनियन के अनुसार अजंता की कला एशिया और एशिया की कला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि यूरोप और यूरोप की कला के इतिहास में आसिसी, सियना और फ्लोरेंस की कला का। दोस्तों अजंता की इतनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां लगभग 1000 वर्षों तक कला जगत की अनभिज्ञता का शिकार रहकर अचानक सन 1819 ईस्वी में कैसे प्रकाश में आई, इसकी भी अजब कहानी है। दोस्तों देखिए हमने इस पर फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पे हम फिर से रोशनी डालना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों ये अजंता की एक महान महत्वपूर्ण कलाकृति है जो 1819 ईस्वी में प्रकाश में आई। वो किस तरह से प्रकाश में आई है आए जानते हैं दोस्तों। सन 1819 ईस्वी में सेना की एक टुकड़ी अजिष्ठा गांव के पास घेरा डाले पड़ी थी। उन्हीं में से एक ब्रिटिश अफसर शिकार की टोह में अजंता गांव के पास तक पहुंच गया। अचानक उसे एक लड़के की कर्कश सी आवाज सुनाई पड़ी और वह तेज कदम से उस तक पहुंच गया। लड़के ने यूरोपियन साहब को देख पैसे पाने की लालसा में उसे थोड़ी दूर चलने के लिए कहा और वहां जाकर सामने पेड़ के झुरमुट के बीच एक स्थान की ओर संकेत किया और बोला, साहब यह देखो चीता। परंतु आश्चर्य की बात कि वह चीता नहीं बल्कि घनी हरितिमा के बीच बैंगनी पत्थरों के खंभों के मध्य सुनहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज थी जिसे देख कप्तान साहब उछल पड़े और तुरंत गांव वालों से कुल्हाड़ी, भाले, ढोल तथा टार्च आदि लेकर आने के लिए बुला भेजा। इस प्रकार सदियों से भूले गुफा मंदिरों तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया और कला जगत व कला मर्मज्ञों के लिए बौद्ध कला की इस महान उपलब्धि से परिचय हो सका। दोस्तों यह सूचना पाकर सर्वप्रथम एक कंपनी के अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि यह सूचना पाकर सर्वप्रथम एक कंपनी के अंग्रेज अधिकारी, वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस लेख को तैयार किया? तो दोस्तों वो जो अधिकारी थे वो विलियम एरिक्सन थे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय भेजा।
परंतु फिर भी सन 1843 ईस्वी तक इन गुफाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा। किसने देखा दोस्तों? लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने। सन 1843 ईस्वी में जेम्स फार्गुसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन कर पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आग्रह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक के तत्कालीन भारत सरकार को अजंता भित्ति चित्रों की सुरक्षा हेतु कदम उठाने को कहा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की आकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। दोस्तों किसको? इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार को मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रकारों की अनुकृतियां बनाने के लिए भेजा था। दोस्तों सन 1857 ईस्वी के विद्रोह की चिंगारी के भड़कते ही मेजर गिल ने चित्रों की अनुकृतियां बनाने का काम छोड़ दिया। इन 10 वर्षों के दौरान 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियां बनकर तैयार हो चुकी थी, जिन्हें मेजर गिल ने स्वदेश भेज दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अजंता के चित्रों की इन आकृतियों को सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। दोस्तों कहाँ प्रदर्शित किया गया? सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में। परंतु इस भवन में भीषण आग लग जाने के कारण इसमें से 25 चित्र आग में स्वाहा हो गए। दोस्तों कितने चित्र इसमें से जल गए? 25 चित्र। और दोस्तों कितने चित्र बचे? केवल 5 अनुकृतियां चित्र, कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंग प्रिंट मिसेज स्पीयर की एंसेंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हैं। कहाँ प्रकाशित है दोस्तों? एंसेंट इंडिया नामक पुस्तक में। इसके पश्चात सन 1872 ईस्वी से 1876 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स महोदय तथा उनके शिष्यों ने सैकड़ों सुंदर प्रकृति कृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता खानदेश इंडिया शीर्षक से सन 1896 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अजंता की भित्ति चित्रण विधि। दोस्तों अजंता की भित्ति चित्रण विधि पर हम कुछ रोशनी डालते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना, गोबर का बारीक गारा और गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। दोस्तों कभी कभी छत में लगाने वाले गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। प्लास्टर की पहली तह 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी, जिसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक गुफा को प्लास्टर
से ओपा जाता था, फिर उसके ऊपर चित्रण होता था। इससे गुफाओं की चट्टानी दीवारों के छिद्र भर जाते थे और दीवार चित्रण के लिए समतल हो जाती थी। दोस्तों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता के चित्रों का धरातल कैसे तैयार किया जाता था। तो दोस्तों, खड़िया, चूना, गोबर का बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। दोस्तों देखिए, इसकी पहली तह कितने इंच की होती थी। तो दोस्तों, इसकी पहली तह 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ईवी हेवेल का मत है कि अजंता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था, जिसे सफेद मिश्रित गाढ़ा रंग कहा जाता था। दोस्तों देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, टेम्परा रंग का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेडी हैरिंगम के मतानुसार सफेद प्लास्टर पर पूर्ण विवरण सहित लाल रेखांकन करने के पश्चात 1-2 पतले गंदे रंग टेरावर्ट गंदा सब्ज रंग, यानी दोस्तों टेरावर्ट रंग को गंदा या सब्ज रंग कहते हैं। खनिज रंग से कहीं कहीं लाल रंग झलकता छोड़कर रंगों की अन्य ताने लगा दी जाती थी और फिर स्थानीय रंग लगाए जाते थे। बाद में काले तथा भूरे रंग से निश्चित सीमा रेखाएं बना दी जाती थी। अंत में आवश्यकता के अनुसार छाया का प्रयोग भी किया जाता था। गोलाई दर्शाने के लिए विरोधी रंग या काले रंगों के प्रयोग द्वारा आकृतियों को निश्चित रूप दिया जाता था। दोस्तों देखिए, गोलाई दर्शाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो काले रंगों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, या विरोधी रंगों का। आगे बढ़ते हैं। परंतु ग्रिफिथ्स महोदय ने चित्र के रेखांकन में केवल लाल रंग के प्रयोग द्वारा रेखांकन करने की पद्धति का वर्णन किया है। किसने दोस्तों लाल रंग के प्रयोग द्वारा रेखांकन पद्धति का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर है ग्रिफिथ्स महोदय ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुफाओं का गणना क्रम तथा सुरक्षित चित्र। दोस्तों अजंता की 30 गुफाएं हैं। पहले 29 गुफाओं की एक श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला जिसकी क्रम संख्या 15 आर रखी गई, क्योंकि यह गुफा 14 व 15 के मध्य अवस्थित है। अध्ययन की सुविधा हेतु अजंता की गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, जिससे सभी विद्वान सहमत हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता की कितनी गुफाएं हैं। तो दोस्तों अजंता की 30 गुफाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। और दोस्तों पहले कितनी गुफाएं थी। तो 29 गुफाएं थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक और गुफा का पता चला और जिसका नाम क्या रखा गया, 15 आ। क्यों? क्योंकि यह गुफा 14 व 15 के मध्य अवस्थित थी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 20वीं तथा 30वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जहां पूजा उपासना होती थी। शेष गुफाएं साधुओं या बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थी, यानी ये गुफाएं विहार हैं। पहाड़ी के एक ओर बनी करीब 100 सीढ़ियों को चढ़कर गुफा संख्या 1 तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में गुफाओं तक पहुंचना सरल हो गया है। तो दोस्तों पहाड़ी के एक ओर बनी करीब 100 सीढ़ियों को चढ़कर गुफा संख्या 1 तक पहुंचा जा सकता है।
कितनी पहाड़ियों को चढ़कर सर? सन 1869 सन 1879 ईस्वी में गुफा मंदिरों में 16 गुफाओं में चित्र शेष थे। उनमें पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं, नवीं, 10वीं गुफा, 11वीं गुफा, 15वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा, 18वीं, 19वीं, 20वीं और गुफा 21वीं तथा गुफा 22वीं तथा गुफा 26वीं गुफाएं चित्रों से अलंकृत थीं। किंतु सन 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली गुफा, दूसरी गुफा, नवीं गुफा, 10वीं गुफा, 11वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा, 19वीं गुफा तथा 21वीं गुफाओं में ही रह गए थे। इन 9 गुफाओं में से 17वीं गुफा में ही सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं। तो दोस्तों, सबसे अधिक चित्र किस गुफा में प्राप्त हैं? तो 9 गुफाओं में से 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं। दोस्तों, अजंता गुफा का निर्माण व रचना काल पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं एक समय पर ही नहीं बनी, पर अपितु चट्टान में सुविधानुसार गुफाएं निर्मित की गईं। यहाँ पर प्राप्त एक अपूर्ण गुफा को देखने से पता चलता है कि गुफाएं ऊपर से नीचे की तरफ उत्खनित होती थीं। सर्वप्रथम गवाक्ष, फिर छतें, खंभे, भित्तियां तथा अंत में मुख्य द्वार का निर्माण होता था। गुफाओं को मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण के नमूने पर बनाया गया था। दोस्तों, अनुमानतः 13वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो 13वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। 200 ईस्वी पूर्व इसकी दीवारों पर चमकदार मौर्यकालीन पॉलिश है। 8वीं, 12वीं, 13वीं गुफा में ये चित्र नहीं है, किंतु ये प्राचीन है। गुफा 8वीं, गुफा 9वीं तथा 11वीं गुफाएं संभवतः 200 ईस्वी पूर्व से परवर्ती हैं, क्योंकि इनमें कुछ मूर्तियां भी हैं। 8वीं से 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं प्रारंभिक हीनयान और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अनुमानतः 200 ईस्वी पूर्व तथा 150 ईस्वी पूर्व से कुछ बाद तक लगभग 350 वर्षों के काल में अनुमानतः तैयार की गई हैं। शेष सारी गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों, जो शेष सारी गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? महायान बौद्ध धर्म से। छठी तथा 7वीं गुफाएं 150 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य की हैं। शेष अर्थात 15वीं से 22वीं तथा 29वीं और पहली से 5वीं तक की गुफाएं 500 ईस्वी तक बनी हैं। कई गुफाएं अधूरी हैं। जेम्स फर्गुसन के अनुसार पहली गुफा सबसे बाद में चित्रित की गई है। दोस्तों, अजंता के भित्ति चित्रों का कालक्रम पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। इन गुफाओं में प्राप्त चित्र उसी समय वही चित्रित हुए जिस समय इन गुफाओं का निर्माण हुआ। सबसे प्राचीन चित्र निश्चित रूप से 9वीं तथा 10वीं गुफा में है। कौन सी गुफा में सबसे प्राचीन चित्र है दोस्तों? तो 9वीं और 10वीं गुफा में। इनमें से कुछ गुफाओं के चित्र पुनः ऊपर से बनाए गए हैं, जिनमें पूर्व से बनाए चित्र ढक गए हैं। ये गुफाएं दक्षिण से आंध्र राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गई थीं। यद्यपि ये राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे और न ही इनके प्रचार में अवरोध उत्पन्न करते थे,
इसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 100 वर्षों तक अजंता में चित्र ही नहीं बने। दोस्तों, यहाँ पर अधिकांश चित्र चालुक्य राजाओं 550 से 642 ईस्वी तथा बरार के वाकाटक राजाओं के समय में बनाए गए। तो दोस्तों देखिए, जो ये चित्र थे ये किन राजाओं के समय में, तो चालुक्य राजाओं के समय में। सोलहवीं गुफा में एक वाकाटक लेख से पता चलता है कि ये राजा शैव थे, इसलिए पल्लव राजाओं के शासनकाल में चित्रकारी का कार्य रुक गया था। दोस्तों, अजंता गुफाओं में जो चित्रकारी हुई उसके कालक्रम को लेकर सभी विद्वान एक मत हैं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9 तथा 10 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 8 तथा 10 के स्तंभ 350 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 16 तथा 17 350 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 4, 6, 11 तथा 15वीं इसी काल में चित्रित है, परंतु अब चित्र शेष नहीं है। गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 1 तथा 2 500 ईसा पूर्व से 628 ईसा पूर्व तक। आइए दोस्तों, चित्रों के विषय में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था, अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण हुआ। दोस्तों, वाचस्पति गेरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों के विषय को 3 भागों में बांटा है। तो दोस्तों, किसने अपनी पुस्तक में भारतीय चित्रकला को 3 भागों में बांटा है? तो वाचस्पति गेरोला ने। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी अलंकारिक, जिसमें विविध आलेखन बनाए गए हैं, जैसे फूल, पत्तियां, पुष्पों की बेलें, कमलदल, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आती है द्वितीय श्रेणी रूप वैदिक, बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप तथा पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर आदि के स्वरूपों के साथ बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक विविध पहलुओं तथा बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं प्रमुख हैं, जैसे विवाह, गृह त्याग आदि। तीसरी श्रेणी में आते हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं के चित्रों में जातकों से अनुबंध जातक कथाएं अनेक ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध सर्वविध घटनाओं का कथा रूप में निरूपण किया गया है, जैसे ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, छंदक जातक, वेशांतर, हस्त, मुख, पंख जातक, रुरु जातक, मृग आदि जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। दोस्तों, आइए अजंता के भित्ति रंगों के बारे में बात करते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है ताकि वे चूने के क्षारात्मक प्रभाव से अपना अस्तित्व खो ना बैठें।
रंगों में सफ़ेद, लाल, पीला और विभिन्न भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त नीला यानी लेपिस लाजुली और गंदे हरे यानी सब्ज संग सब्ज टेरावर्ट रंग। सफ़ेद रंग अपारदर्शी है और चूने या खड़िया से बनाया गया है। लाल तथा भूरे खनिज रंग है। हरा रंग एक स्थानीय पत्थर से बनाया गया है। लेपिस लाजुली रंग फारस से आयात किया जाता था। शेष रंग स्थानीय हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि लेपिस लाजुली रंग कहाँ से आयात किया जाता था। तो दोस्तों लेपिस लाजुली रंग फारस से आयात किया जाता था। दोस्तों गुफा संख्या 9 के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। नवी गुफा के चित्र। यह एक चैत्य गुफा है। कैसी गुफा है दोस्तों? चैत्य गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल के रूप में तैयार की गई थी। यद्यपि गुफा संख्या 9 की रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी, तथापि इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र है। दोस्तों इसमें किससे संबंधित चित्र हैं? हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र है दोस्तों। दोस्तों इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि रचना यानी इसका रचना काल 3री अथवा 4थी शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत रहा है। इस गुफा में एक ठोस हर्मिक वाला 3 छतरियों के शीश वाला पाषाण स्तूप बना है। गुफा की बनावट घोड़े की नाल के समान गोलाई लिए हुए खोदी गई है। इस गुफा में 23 खंभ हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि इस गुफा की बनावट घोड़े के नाल के समान गोलाई लिए हुए खोदी गई है। और इस गुफा में कितने खंभे हैं? तो इस गुफा में 23 खंभे हैं। दोस्तों कितने खंभे हैं? 23 खंभे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। इस गुफा में ग्रिफिथ्स महोदय ने एक दीवार पर प्लास्टर का एक बड़ा खंड पपड़ी छुड़ाकर उसके नीचे चित्र खोजा, जो चट्टान पर पार्सलीन के समान चमकदार प्लास्टर चढ़ाकर उसके ऊपर से बनाया गया था। यह चित्र एक बैठी हुई स्त्री का है, जो इस गुफा का सबसे प्राचीनतम चित्र है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि जो ग्रिफिथ्स महोदय हैं उन्होंने किस चित्र को बनाया? तो उन्होंने एक बैठी हुई स्त्री का चित्र बनाया, जो इस गुफा का क्या है? सबसे प्राचीनतम चित्र है। कैसा चित्र है दोस्तों? सबसे प्राचीनतम चित्र है। दोस्तों स्तूप पूजा। इस गुफा का अन्य प्रसिद्ध चित्र स्तूप पूजा का है। चित्र में लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह यानी पुजारियों का एक दल स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें देखिए इस गुफा का जो दूसरा चित्र है या अन्य चित्र है वो किसका है? स्तूप पूजा का है। दोस्तों किसका है? स्तूप पूजा का है। इस चित्र में लगभग कितने व्यक्तियों का एक समूह है? लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। कल तीसरा वीडियो इसी से संबंधित आप तक ज़रूर पहुंचेगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।